तो हम बात करते हैं यार एज ऑफ कॉन्फ्लिक्ट्स के अंदर सबसे लास्ट पॉइंट, लास्ट टॉपिक से हम बात करेंगे कॉज ऑफ राजपूत डिफीट की। इसके बाद जो था दिल्ली सल्तनत से स्टार्ट हो गया। तो क्या था कारण यहाँ पे राजपूत के हारने का, सो उसकी बात करते हैं कॉजेस ऑफ राजपूत डिफीट। तो सबसे पहले तो यहाँ पे जो पॉलिटिकल एंड सोशल वीकनेस थे राजपूत के, उसका वो एक मेन कारण था यहाँ पे कि वो हार गए यहाँ पे जो टर्किस है उनसे। पॉलिटिकल एंड सोशल वीकनेसेस। इसमें हम बात करते हैं अबाउट जो फेडरल, जो मतलब जो फ्यूडल सिस्टम था उसके वजह से इक्विनिटी कम हो गया। फ्यूडल सिस्टम मतलब एक राजा था, उसके नीचे यहाँ पे छोटे छोटे प्रजा काम करते थे, मतलब छोटे छोटे यहाँ पे छोटे छोटे एरियाज यहाँ पे चलते थे। एक राजा था मेन ऊपर में, इसका छोटे छोटे एरियाज उसको गवर्न करते थे। तो इसके वजह से यहाँ पे क्या हो गया, इम्यूनिटी कमजोर हो गई यार। फ्यूडल सिस्टम वीकेंड यूनिटी। ओके, जो राजपूत chiefs थे they acted independently and they failed to coordinate। तो उसके वजह से यहाँ पे ये हार गए यार आपस में, है ना। अपने आप में छोटे छोटे जो चीफ थे वो एक तरह से इंडिपेंडेंटली एक्ट करने लगे, बट आपस में कोऑर्डिनेट नहीं किया। इसके से बाहर के जो आदमी आया वो हमको हरा के चला गया। एंड जो डिस्पर्स था ये, मतलब टूट के रह गए भाई बैटल के बाद, है ना, बिखर के रह गए। सो दे डिस्पर्स्ड आफ्टर दी बैटल, जिसके वजह से दैट लीडिंग टू लैक ऑफ सेंट्रलाइज्ड स्टैंडर्ड जो आर्मी था, उसकी वजह से यहाँ पे जो सेंट्रलाइज्ड स्टैंडिंग आर्मी कमी थी उसकी वजह से टूट के रह गए। जो कि टर्क के पास सेंट्रलाइज स्टैंडिंग आर्मी थी बट इनके पास नहीं थी। तो ये कारण है भाई कि ये हार का सामना क्यों करना पड़ा इनको। लैकिंग अ सेंट्रलाइज्ड स्टैंडिंग आर्मी लाइक दी टर्क्स। एंड एक तरह से जो कास्ट डिवीजन देखने को मिलता था, वो भी एक मेन कारण है भाई। इट डिड नॉट, मतलब जो लोअर कास्ट है, कास्ट डिवीजन जैसे डिड नॉट प्रिवेंट लोअर कास्ट फ्रॉम ज्वाइनिंग द आर्मी, बट एक तरह से सोशल रिजिडिटी भी क्रिएट कर दिया, है ना। आर्मी में आप घुस सकते हो छोटे कास्ट के हो, लेकिन आप सोशल रिजिडिटी, मतलब एक तरह से आप कहीं बाकी चीज़ नहीं कर सकते। तो एक तरह से इसने क्या किया, सोशल रिजिडिटी बना दिया यार। मरने के लिए सामने रखना है भाई, ठीक है, और इक्वालिटी देने के लिए पीछे रखना है। तो इसलिए यहाँ पे क्या हुआ, जैसे यूनिटी कमजोर होने लगी, रिजिडिटी क्रिएट कर दिया ये। सो कास्ट डिवीजन डिड नॉट प्रिवेंट लोअर कास्ट फ्रॉम joining the army but still created social rigidity। तो हमने बात की अबाउट द कॉज ऑफ राजपूत डिफीट के अंदर पॉलिटिकल एंड सोशल वीकनेस एक कॉज था यार। एंड जो मिलिट्री इन्फीरियरिटी है वो भी एक कारण था कि जो राजपूत थे वो एक तरह से मिलिट्री के लेवल में बात करें तो वो कमज़ोर थे जो ट्रक्स थे उनके। और ऑर्गेनाइजेशन की बात करें वो भी थोड़ा सा यहाँ पे कमज़ोर था भाई, किसका, राजपूत का। सो और क्या कारण था, मिलिट्री इन्फीरियरिटी इन स्ट्रेटेजी एंड ऑर्गेनाइजेशन।
सो इट इज़ एन इम्पॉर्टेंट कॉज ऑफ राजपूत डिफीट यार, कि मिलिट्री स्ट्रेटेजी भी एक तरह से कमज़ोर थी, ऑर्गेनाइजेशन भी ठीक से नहीं कर पाते थे जो यहाँ पे राजपूत थे, है ना। तो जिसकी वजह से यहाँ पे हम बात करते हैं अबाउट जो वेपन्स थे यार, उसकी बात करते हैं, जो कैवलरी है, उस मोबिलिटी है, उसकी बात करते हैं। तो जो हमारे पास वेपन्स है ना, उसकी बात करें तो जो वेपन्स थे यहाँ पे, टर्किश जो बो थे, है ना, वो लॉन्गर रेंज से, उनके जो बाण धनुष बाण थे उनका लॉन्गर रेंज था, बट जो इंडियन के थे, है ना, वेर मोर एक्यूरेट एंड पॉइजनस यार। दोनों के अंदर अपने एक तरह से वो था, राजपूत स्वॉर्ड जो था वर्ल्ड क्लास था, बट उनके अंदर टेक्टिकल एडवांटेज नहीं थे। एलिफेंट पावरफुल थे, बट तरह से कैवलरी अटैक अगर डिसिप्लिन तरीके से किया जाए तो वो वल्नरेबल थे उसके, तो उसके वजह से भी यहाँ पे हमारे पास हार का सामना करना पड़ा। ठीक है, तो सही है भाई। देखो अब धनुष बाण ठीक है, एक्यूरेट है, पॉइजनस है, भाई दूर से बाण चला देते थे टर्किश लोग, तो उसकी वजह से वो उनका हार का सामना करना पड़ता था। लॉन्गर रेंज था ना भाई इनका, टर्किश बोस हैड लॉन्गर रेंज, बट जो इंडियन बोस वेयर मोर एक्यूरेट एंड पॉइजनस। राजपूत जो स्वॉर्ड था, जो इनके तलवार थे, वो वर्ल्ड क्लास थे, बहुत मजबूत थे, बट एक तरीके से अगर यहाँ पे कमी थी, टैक्टिक्स की थोड़ी सी कमी थी, बट दे लैक्ड टैक्टिकल एडवांटेजेस। ऑल्सो जो एलिफेंट्स थे वेर पावरफुल but vulnerable to disciplined cavalry attack। अगर जो घुड़सवार थे, अगर ये यहाँ पे सही तरीके से हमला करें तो वो तरह से हाथी को भी चकमा दे सकते थे। तो ये वेपन्स में बात की कैसे यहाँ पे राजपूत के अंदर कुछ दिक्कतें थी। एंड कैवलरी की बात करें, जो घुड़सवार है उनकी बात करें, एंड मोबिलिटी की बात करें, सो इनके अंदर यहाँ पे जो दिक्कतें थी, इसमें हम बात करते हैं टर्क्स की। सो टर्क्स ने एक तरह से मोबाइल जो वॉरफेयर है उसमें महारत हासिल की थी यार। वो बहुत वेल ट्रेंड चैरियट्स थे जो घुड़सवार थे, बिकॉज पहले से घोड़े उनको अच्छे से अरब के घोड़े मिलते थे, तो उससे वहाँ पे वो क्या हो चुके थे, माहिर हो चुके थे। तो टर्क्स एक्सेल्ड इन मोबाइल वॉरफेयर विथ वेल ट्रेन्ड कैवलरी। राजपूत लैक्ड mounted archers and heavily armed cavalry, unlike the Turks, है ना। जो आर्चरी है उसमें माउंटेड नहीं होते थे, एंड जो कैवलरी जो घुड़सवार थे वो बहुत ज़्यादा मतलब हथियार के साथ होते थे, बट टर्क्स के अंदर होते थे, जिसकी वजह से टर्क्स जीतने लगे यार यहाँ पे। तो ये हमने बात की कि मिलिट्री इन्फीरियरिटी था राजपूत का, वो भी एक कारण था। नेक्स्ट जो स्ट्रेटेजिक फेलियर थे वो भी एक कारण थे राजपूत के हारने के। ठीक है, राजपूत के हार गए टर्क्स से बिकॉज ऑल्सो ऑफ द स्ट्रेटेजिक फेलियर्स यार।
स्ट्रेटेजिक फेलियर के अंदर हम बात करते हैं कि जो राजपूत थे दे डिड नॉट टेक द ऑफेंसिव, मतलब एक तरह से टर्क्स को वापस से भेजने की कोशिश नहीं की पंजाब एंड अफगानिस्तान से। वो राज करते गए, वहाँ पे रूल करते गए अटैक करके। उसके बाद उन्होंने इधर पे अटैक करना चालू कर दिया, तो उन्होंने चीज़ को खतरे की तरफ नहीं देखा यार, ठीक है। तो उसके वजह भी एक था कि ये हारने लगे, डिड नॉट टेक दी offensive, they never attempted to push Turks out of Punjab and Afghanistan, एंड जो की फ्रंटियर्स थे उसको ये हारने लगे, लाइक अफगानिस्तान एंड पंजाब, जिसकी वजह से रिपीटेड इन्वेजन होने लगा भाई। क्योंकि अगर ये उस रीजन को राज नहीं करते तो ये बहुत दूर से आते थे भाई, तो उतना दूर से बार बार आना इनके लिए पॉसिबल नहीं था। बट ये जब ये पंजाब एंड अफगानिस्तान को जीत गए तो उनके बाद ये बार बार अटैक करना चालू कर दिए इन्होंने। सो दे लॉस्ट द की फ्रंटियर रीजन, लाइक यहाँ पे हम बात करते हैं अबाउट दी अफगानिस्तान एंड पंजाब की। that leads to allowing them the repeated invasion। एंड ऑल्सो ये जो नेचर ऑफ वॉरफेयर है जो चेंज हो रहा था उसको एक तरह से समझने में इनको गलती हो गया भाई। पुराने जो कैवलरिक बैटल है उस पर ज़्यादा ध्यान देते थे, लेकिन अब मॉडर्न टेक्निक्स आ चुके थे, बट उसकी वजह से भी ये हार गए यार। दे फेल्ड टू recognize the changing nature of warfare, and they heavily relying on outdated chivalric battle traditions। और क्या कारण थे यहाँ पे? जो लीडरशिप एंड कोऑर्डिनेशन इशू था राजपूत के अंदर, वो भी एक कारण था कि यहाँ पे क्या हो गया, टर्क्स उनसे जीतने लगे यार। लीडरशिप एंड कोऑर्डिनेशन इश्यूज, जो राजपूत थे, राजपूत्स वेयर इंडिविजुअली ब्रेव, बट कमी किस चीज़ की थी? दे लैक्ड कलेक्टिव स्ट्रेटेजिक विजन। ना एक साथ मिल के जीतेंगे, इसकी यहाँ पे ये जो सोच थी इसकी यहाँ पे कमी थी, तो उसके वजह से ये हार सा ना। आपस में अकेले में तो बहुत ताकतवर थे यार, है ना, को नो डाउट इंडिविजुअली ब्रेव थे ना, बहुत साहसी थे, बट कलेक्टिव स्ट्रेटेजिक विजन की कमी थी यहाँ पे इनके अंदर। कोई सेंट्रलाइज लीडरशिप नहीं था, लाइक टर्क्स के अंदर यहाँ पे एक स्ट्रॉन्ग कमांडर लेड करता था, बट यहाँ पे कोई सेंट्रलाइज लीडरशिप देखने को नहीं मिला। इसकी वजह से भी हारने लगे राजपूत यार यहाँ पे। who were led by strong commanders। तो ये भी एक दिक्कत है, यहाँ पे कोई सेंट्रलाइज लीडरशिप देखने को नहीं मिलता था यार यहाँ पे। तो ये हमने बात की क्या क्या कारण थे राजपूत के डिफीट का। सो नेक्स्ट हम बात करते हैं जो
राजपूत के अंदर जो यहाँ पे सोलंकीज थे, जो चालुक्य डायनेस्टी जिसको हम कहते हैं, जो कि गुजरात रीजन को रूल करते थे। परमार्स की बात करें जो कि मालवा रीजन को रूल करते थे। चंडीलास की बात करें जो बुंदेलखंड रीजन को रूल करते थे। उनके उनके चीज़ों की बात करते हैं, उनके रूलर्स रूल किस एरिया को करते थे, कैपिटल क्या था। ठीक है, तो ये भी हमसे पूछा था, इसलिए हम इसकी बात करते हैं यार। सबसे पहले सोलंकीज की बात करते हैं, जो कि किसी को जिसको चालुक्य डायनेस्टी भी कहते हैं। ये जो सोलंकीज थे, सो ये किस रीजन को रूल करते थे भाई? दे रूल्ड द गुजरात रीजन। इनका कैपिटल क्या था यार? इज अनहिलवारा। की रूलर्स की बात करें सो यहाँ पे हम बात करते हैं अबाउट भीमदेवा वन, जिसने रूल किया था फ्रॉम 1021 टू 1063 बी मतलब सीई। एंड ये अराउंड 42 ईयर्स तक इन्होंने रूल किया। एंड जो सोमनाथ टेम्पल था ना, जिसको महमूद अब गजनी ने लूटा था, वो इन्हीं के समय, इन्हीं के राज्य काल में लूटा था भाई। तो इसीलिए इंपॉर्टेंट हो जाता था, आपसे पूछेगा कि भाई जो महमूद अब गजनी जिसने सोमनाथ टेम्पल को लूटा था, बहुत सारा खजाना छीन के ले गया था इंडिया से, वो किस सोलंकी रूलर के समय लूटा था? तो आपको बोलना है भीमदेवा वन के समय लूटा था भाई। सो रूल फॉर अराउंड 42 ईयर्स। एंड जो सोमनाथ टेम्पल है was plundered by महमूद ऑफ गजनी। नेक्स्ट जो रूलर है जिसकी हम बात करेंगे, इट इज करना, जिसने रूल किया 1063 से लेके 1093 सीई तक। एंड इसने टेम्पल को बिल्ड किया, बहुत सारे टेम्पल्स बनाए, टैंक्स बनाए। एंड जो अहमदाबाद जो सिटी है उसको फाउंड किया, स्थापना की इसकी, फाउंडेड अहमदाबाद। नेक्स्ट जो रूलर है, इट इज जयसिम्हा सिद्धराजा। इसने रूल किया फ्रॉम 1093 सीई टू 1143 सीई तक। अराउंड 50 साल तक इसने रूल किया। एंड ही एक्सपांडेड किंगडम। एक्सपांडेड दी किंगडम, उसके जो बॉर्डर्स थे उसको बढ़ाए भाई इसने। एंड कल्चर एडवांसमेंट पे बहुत ज़्यादा ध्यान दिया। इसके बाद जो रूलर है यहाँ पे जिसकी हम बात करेंगे, इट इज कुमारापाला। जो कुमारापाला था, इसने रिबिल्ड किया सोमनाथ टेम्पल को, रिबिल्ड
सोमनाथ टेम्पल। नेक्स्ट जो रूलर हेड इज भीमदेवा टू एंड मूलादेवा टू। इसने एक तरह से महमूद ऑफ गोरी को, एक तरह से मोहम्मद गोरी को हराया यार। जो भीमा टू बोलते हैं ना, वही भीमा टू है। इसको भीमदेवा टू या फिर भीमा टू बोलते हैं। तो ये इम्पोर्टेंट है, किसने हराया एक तरह से महमूद मोहम्मद गौरी को, तो ये आपको पता होना चाहिए। भीमा टू, जिसको भीमदेवा टू भी कहते हैं, उसने हराया यार, ये इम्पोर्टेंट है यार। डिफीटेड मोहम्मद गौरी, जिसको हम मजुद्दीन भी कहते हैं, मोहम्मद गौरी को, उसको हराया भाई भीमा टू या फिर भीमादेवा टू ने। नेक्स्ट जो डिक्लाइन हुआ यहाँ पे, जो वघेलास रूलर्स थे, उन्होंने इस तरह से को हरा दिया, ओवरथ्रो कर दिया इस रूल को। जो सोलंकीज थे, उसको डिक्लाइन की बात करें, सो सोलंकीज वेर ओवरथ्रोन बाई वघेलास। सो ये हमने बात की अबाउट दी सोलंकीज की। नेक्स्ट सोलंकीज के बाद हम बात करते हैं अबाउट दी परमारास की, जिन्होंने मालवा रीजन पे एक तरह से रूल किया। जो परमारास थे, दे रूल दी मालवा रीजन। इसमें परमरस किस रीजन पे रूल करते थे भाई? दे रूल दी मालवा, एंड मालवा मीन्स दी सेंट्रल इंडिया रीजन। एंड कैपिटल की बात करें, सो धरानगर जो है वो कैपिटल था यहाँ पे इनका। ओरिजिन की बात करें तो ये जो परमरस थे, ये अग्निकुंड लेजेंड जो थे माउंट आबू के, वहाँ से एक तरह से यहाँ पे आए थे। की रूलर्स की बात करें तो राजा भोज, जो सबने सुना है भाई, कहाँ गंगू तेली कहाँ राजा भोज वाला जो कहानी है, वो इसी राजा भोज के लिए बुलाया था। तो राजा भोज इज द रूलर फ्रॉम दी परामरास विच रूल दी मालवा रीजन। एंड यहाँ पे इम्पोर्टेंट रूलर की बात करें तो राजा भोज थे भाई, एंड ही रूल फ्रॉम 1018 टू 1060 CE। एंड एक तरह से जो हिंदू सोसाइटी था उसको रिवाइव किया भाई, बिकॉज बहुत सारे मुस्लिम रूलर यहाँ पे आके एक तरह से रूल होने लगा था, बट उसको एक तरह से मुस्लिम के खिलाफ लड़ाई लड़ी एंड रिवाइव दी हिंदू सोसाइटी। रिवाइव्ड हिंदू सोसाइटी एंड फाउंड और फाउट मुस्लिम्स। एंड राजा भोज ने एस्टेब्लाइज किया जो भोजशाला संस्कृत कॉलेज था, उसको उसकी स्थापना की भाई। एस्टेब्लाइज दी भोजशाला संस्कृत कॉलेज। एक बहुत इम्पॉर्टेंट रूलर थे यार, बहुत सारे चीज़ों में इनके कारनामे फेमस थे। लाइक यहाँ पे अगर हम बात करें कि नोटेबल वर्क्स की बात करें राजा भोज के, सो जो आयुर्वेदा संग्रह है वो लिखा था इन्होंने, मेडिसिन की किताब थी ये, उसको इन्होंने लिखा है आयुर्वेदा संग्रह।
A बुक ऑन मेडिसिन ये इन्होंने लिखा है। युक्ति कल्पतरु ये भी इन्होंने लिखा है। समरंगा सूत्रधारा जो कि आर्किटेक्चर के ऊपर किताब है, वो भी राजा भोज ने लिखा है। अराउंड यहाँ पे 104 टेम्पल्स इन्होंने बिल्ड किए यार। सो जो भोजपुर लेक है वो भी इन्होंने बनाया। डिक्लाइन की बात करें तो ये जो मालवा रूलर्स थे, परमरस थे, राजा भोज के बाद एक तरह से डिक्लाइन होने लगा इनका रूल। इट इंडेड विथ राजा भोज। जब इनकी डेथ हुई तो उसके बाद से जो मालवा के जो परमरस थे उनका जो समय था वो एक तरह से चला गया। ओके, नेक्स्ट हम बात करते हैं सोलंकीस की बात की, परमरस की बात की। नेक्स्ट हम बात करते हैं वो चंदेलास की। चंदेलास जो थे वो बुंदेलखंड रीजन पे रूल करते थे। दे रूल दी बुंदेलखंड रीजन ऑफ मध्य प्रदेश। रूल की बात करें तो बुंदेलखंड रीजन मतलब जो ईस्टर्न मध्य प्रदेश है वहां पे ये राज करते थे। एंड कैपिटल क्या था भाई इनका? कैपिटल इज महोबा, जो कि खजुराहो, आज हम खजुराहो के नाम से जानते हैं, वो इनका कैपिटल था। इसलिए तो खजुराहो में बहुत सारे टेम्पल्स देखने को मिलते थे। खजुराहो वॉज द कैपिटल ऑफ चंडीलास। एंड की रूलर्स की बात करें अगर चंडेला डायनेस्टी की, सो जो जय शक्ति था वो उसने अर्ली एक्सपांसन किया भाई। एंड जो धंगा है, ही टुक महाराजा धीराजा टाइटल। किसने? धंगा ने। एंड जो मोहम्मद महमूद अफगजनी जो था उसके एक तरह से एक्सपीडिशन जो थे उसको रेजिस्ट किया। एंड जो खजुराहो टेम्पल्स थे उसको बिल्ड करने के लिए जाना जाता है धंगा को। रेजिस्टेड महमूद ऑफ गजनी एंड हिज, धंगा इंपॉर्टेंट आदमी है। ही बिल्ड खजुराहो टेम्पल्स। नेक्स्ट रूलर है इट इज विद्याधरा। एंड विद्याधरा ने यहाँ पे महमूद गजनी को फिर से रेसिस्ट किया। एंड जो ग्वालियर एंड जो कलिंजा टेम्प फोर्ट है उसको इसने बिल्ड किया यार। रेसिस्टेड, क्योंकि भाई मोहम्मद गजनी का एक खास बात ये था कि वो एक बार में हार नहीं मानता था, वो फिर से आता था अटैक करने, हारने के बाद भी एक बार। तो महमूद गजनी रेसिस्ट किया एंड ही बिल्ड द ग्वालियर एंड द किलिंजार फोर्ट। किसने बनाया? विद्याधरा ने। ग्वालियर एंड किलिंजार फोर्ट्स।
एंड यहाँ पे लास्ट जो इम्पोर्टेंट रूलर है वो है परमाल। इस परमाल को हराया था किसने? पृथ्वीराज चौहान ने। एंड किलिंजार को कैप्चर कर लिया था किसने? कुतुबुद्दीन ऐबक ने बाद में जाके। वॉज चंडेला, चंडेलास में यहाँ पे ये परमाल को किसने हराया था? पृथ्वीराज चौहान ने। डिफीटेड बाय पृथ्वीराज चौहान इन 1182 CE। एंड जो किलिंजार फोर्ट है उसको कैप्चर किया था 1203 में कुतुबुद्दीन ऐबक ने। किलिंजार is captured by Qutbuddin Aibak in 1203 CE। सो ये हमने बात की अबाउट दी चंडेलास की, हमने बात की अबाउट दी परमार सोलंकीज एंड द कज ऑफ राजपूत डिफीट, जिसमें हमने बात की पॉलिटिकल एंड सोशल वीकनेस था, जो मिलिट्री इन्फीरिटी एंड स्ट्रेटेजिक मिलिट्री इन्फिनिटी था इन स्ट्रेटेजी एंड ऑर्गेनाइजेशन, वो एक कारण था भाई। स्ट्रेटेजिक फेलियर था एक कारण, लीडरशिप की कमी थी, कोऑर्डिनेशन की कमी थी, ये सब कारण थे यहाँ पे हारने के राजपूत के। इस तरह से हमारे पास जो एज ऑफ कॉन्फ्लिक्ट है, जहाँ पे चीज़ें बदलने लगी थी, लड़ाई झगड़ा होता था, उस रीजन को हमने ख़त्म किया। नेक्स्ट हम बात करेंगे अबाउट द दिल्ली सल्तनत।